अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है। अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। और कोई वहां पर अनाप शनाप बयान देता है कि अज़ां को बदल दो, फुला को बदल दो। अरे मोदी जी, भारत को आप क्या करना चाहते बताओ आप। मैं बीजेपी से कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस मुल्क से मोहब्बत करते तो बताओ, क्या यह सच नहीं है कि भारत को खतरा पाकिस्तान से है, भारत को खतरा चीन से है। अब तो बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान घुस गए। अरे मुल्क को जिससे खतरा है तुम उसकी तरफ तवज्जो करो ना। तुम मुल्क के अंदर ये क्या कर रहे हो। चीन हर तरफ से भारत को घेर रहा है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर चीन वहां पर बांग्लादेश की जनता के लिए, अवाम के लिए एयर स्ट्रिप बना रहा है। आप खड़े होकर भारत से देख सकते। अरे दुश्मन भारत का हमारे दरवाजे तक आकर दस्तक दे रहा है और आप भारत में कोई कह रहा है ये मत करो, वो कर दो, घर तोड़ दो, बुलडोजर तोड़ दो, मस्जिद छीन लो। ये क्या होगा ये भारत के मफाद में बताओ हमको। पहलगाम में 26 हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान के 4 टेररिस्ट ने उनकी जान ले ली और वहां के गवर्नर साहब अब बोल रहे हैं जुलाई के महीने में मैं जिम्मेदार हूं। हम सुनते थे बासी कड़ी को उबाल नहीं आता, मगर बासी कड़ी को उबाल आ ही गया। अगर तुम जिम्मेदार है तो छोड़ो ना, छोड़ के चले जाओ। आखिर कैसे उस पहलगाम में वहां पर आतंकवादी कैसे पहुंचे बताओ हमको। अगर तुम ये कह रहे हो कि बिहार में बांग्लादेशी रोहिंग्या है, तुमको उसकी खबर है, तो पहलगाम में वो 4 टेररिस्ट कैसे पहुंचे मेरे को बताओ। तुम बोल रहे कि बिहार में नेपाली हैं, तो फिर पहलगाम में 4 टेररिस्ट कैसे आए। तुम सो रहे थे, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके बैठा था ताकि वहां पर 26 हमारे हिंदू भाइयों के सरों में गोली मार दी जाए। बताओ, जब तुम इलेक्टोरल लिस्ट के नाम पर बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल रहे, अरे पहलगाम का बदला लेना है। ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखो जब तक कि वो 4 टेररिस्ट जो भारत के 26 लोगों को उनका मजहब पूछकर गोली मारे, जब तक वो पकड़े नहीं जाते, जब तक वो मारे नहीं जाते, हम तुमको सवाल करते रहेंगे। पहलगाम मोदी हुकूमत की एक सिक्योरिटी लैब्स का एक कामयाब आपके सामने एक एग्जाम्पल। हम चक्का जाम कर देंगे नेशनल हाईवे को, काम होना पड़ेगा सीमांचल में। नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन कितने बाकी वो हमारा रब जानता है। जो इनके बाप दादा ने नाइंसाफी देखी हो, नाइंसाफी ये नौजवान ना देखे, ये हमारी कोशिश है। जिस तरह चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का ऐलान किया था, हम भी ऐलान करेंगे। आओ सीमांचल की जनता, अब सत्याग्रह होगा सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए। याद रखो, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो तुम्हारा भरोसा लूट कर भाग जाऊंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी जबान में तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझता था और लड़ता रहूंगा। मैं बहादुरगंज के नौजवानों को बता रहा हूं,
बिहार में करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों की है। नौजवानों, ओवैसी अख्तर ईमान तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि कल का दिन, कल का निकलने वाला सूरज तुम्हारा मुस्तकबिल का सूरज होना चाहिए। नौजवानों, हम तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन कितने बाकी है वो हमारा रब जानता है, मगर जितना भी वक्त अल्लाह ने हमको दिया है, हम यही चाहते हैं कि ये 25 साल से कम उम्र के नौजवान लड़के और लड़कियां जो बिहार की आबादी का करीब 60% का हिस्सा है, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, ये कुछ हासिल कर सके जिंदगी में। जो इनके बाप दादा ने नाइंसाफी देखी हो, नाइंसाफी ये नौजवान ना देखे, ये हमारी कोशिश है। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर कह रहा हूं कि आप हमारा साथ दो। नौजवानों, तुमने बरसों इन लोगों का साथ दिया, तुम मुझ जैसे एक दीवाने का साथ दो। याद रखो, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो तुम्हारा भरोसा लूट कर भाग जाऊंगा। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा। मैं तुमसे वादा किया और फिर कर रहा हूं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारी जबान में तुम्हारी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझता था और लड़ता रहूंगा। मैं इस दुनिया से भी जाऊंगा, अगर इस मुल्क में गया तो तुम कभी आना और अपने कंधे पर मेरा जनाजा उठाकर कब्रिस्तान को लेकर जाना, मगर मैं तुम्हारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं हूं। हमारी लड़ाई सीमांचल की, ये हमारी लड़ाई है, ये तुम्हारी लड़ाई भी है, इसमें हमारी जिद भी शामिल है। बस करना यह है कि जिसको आपने बरसों आजमा लिया, हमको भी थोड़े साल के लिए आजमाओ, थोड़े साल के लिए आजमाओ। जब एक एमएलए अख्तर ईमान अपने विधानसभा में 800 करोड़ के काम शुरू करवा सकता है, बाज मुकम्मल भी हो गए। सोचो, अगर कोई जज्बे के साथ काम करेगा, बहादुरगंज में लड़ेगा, तो इंशाअल्लाह ताला काम होगा। और अगर काम नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, हम चक्का जाम कर देंगे नेशनल हाईवे को। काम होना पड़ेगा सीमांचल में। जब पूरी कोशिशें की जाएगी और ये फैसला होगा कि नहीं, ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, तो जमहूरी तरीके से जिस तरह चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का ऐलान किया था, हम भी ऐलान करेंगे। आओ सीमांचल की जनता, अब सत्याग्रह होगा सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था, पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है
क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था। पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई, होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो। हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? उत्तर प्रदेश में बच्चों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, और पुलिस की गाड़ी से उतारकर उनको बोलते हैं कि कान पकड़कर माफी मांगो, क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो? तुम्हारा ससुरा लगता वो? कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है, और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है। मैं हिंदू और मुसलमानों की तफरीक की बात नहीं करता। मीडिया के कुछ लोग हैं, बीजेपी के मध्य मुकाबिल मुझे खड़े करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी मेरे आलिमों का दाढ़ी नोचती है, मेरे बेटियों के हिजाब को फाड़ती है, मेरे मस्जिदों के मीनारे को तोड़कर खुश हो जाती है, मेरे कब्रिस्तानों पर कब्जा जमाना चाहती है, मेरे खानकाहों को उजाड़ना चाहती है। कोई माई का लाल बता दे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट किसी के मजहब के खिलाफ की बात की है? कोई माई का लाल बता दे इन 11 सालों में पार्टी ने बिहार में कभी हिंदू मुस्लिम तफरके की बात की है? इन 5 सालों में असेंबली गवाह है कि दलितों की जितनी आवाज अख्तर उल ईमान ने उठाया है, दलितों का कोई लीडर भी नहीं उठा सका है। ये कैसी मजाक कर रहे हो? कौवा अपने आप को सफेद कहने लगा है, शराबी अपने आप को मुत्तकी कहने लगा है। जो लोग फिरका परस्ती की आग लगाते हैं वो लोग अमन के सौदागर बनकर आ जाते हैं। सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई है। दिल्ली पंजाब में रहने वालों, परदेसी नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज तुम्हारी मां भी बीमार हो तो तुम उतने फिक्रमंद नहीं रहते हो। यह मायम कैसे जीतेगी इसके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। हम तुमको सलाम करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की नदियों का मामला हो, पुलों का मामला हो, सड़कों का मामला हो, जिस रवानी के साथ एमआईएम ने उठाई है, किसी ने उठाई क्या? आजादी के 77-78 साल हो गए ना। ये पुल जो बना था डंगरा में, वो पुल आसाम के लिए बना था। ये जो पुल मानंदा में बना है, ये डीएम साहब का दिघलबाग जाने के लिए का कोचा दमन के बीडीओ को हेडक्वार्टर आने के लिए बना था। आवाम के लिए पुल नहीं बना। 2018 में सीमांचल संघर्ष समिति बनाए, इश्तियाक भाई हमारे हैं, मर गए भाई जनाब असरारुल हक साहब। याद होगा भाई तसीर साहब को कि एमआईएम ने सबसे पहले खरखरी घाट पर धरना दिया कि हमारे नदियों पर पुल बनाने का काम करो। है कोई कांग्रेस का नेता, राजद का नेता, बता दो
कि तुम्हारे राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का कोई नेता खरखरी घाट में उतरा क्या? रसैली और खाड़ी देखा क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा नाजो नाम में पला हुआ वो लीडर जब उसको लाया, खाड़ी और रसैली लाया, ऐसे तूफानी हवा थी कि रेत के गोले में एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा था, और फिर उसको उसी खरखरी घाट में उतारा। अल्लाह का शुक्र है, जहां जहां बैरिस्टर असदुद्दीन के कदम हुए गए वहां तमाम पर पुल बनने का काम शुरू हो गया है। और क्रेडिट देने के चक्कर करते हो। मानंदा में पुल, ये चीख चीख कर मेरी आवाज सुने हो कि नहीं? नीतीश कुमार जी, मेरा बेटा, मेरा भाई दिल्ली पंजाब में कमाता है, लाश चूर चूर आती है, घर आता है, वो अपने माँ और अपने बच्चों और अपने बेटियों के लिए सिर्फ कमाने नहीं गया था, उसके कमाई रहे थे और उनके बच्चों के पास पैसों की कमी है। उनको अगर ये कह दे हमारा बिहार में असदुद्दीन अवैसी और रहमान का कितना दीवाना है भाई, देख सकते हो कितना भीड़, लाखों की तादाद में महफिल जमी है, हजारों की तादाद में महफिल जमी है। इस बार सिर्फ हर तरफ चलेगा पतन पतन, इस बार हर तरफ चलेगा पतन पे पतन, पतन पतन, इस बार हर तरफ चलेगा पतन। पतन से पतन दबाएंगे, ईमान को जिताएंगे, पतन से पतन दबाएंगे, इस बार अख्तर साहब को अपना बनाएंगे। इनके बाप की जागीर है जो ये रोक दे, इनकी माँ की महर में आया है जो रोक दे। अरे हम तो बराबरी के हकदार हैं, बराबरी के हकदार हैं, न मोदी की माँ की महर में, ना ये टकलू की माँ की महर में। देख ही सकते हैं आप लोग जनता का भीड़, जनता का कितना भीड़ है। सबको असदुद्दीन अवैसी भाई साहब का दीवाना है, सब कोई। चलो चाचा जी, चलो चाची जी, पतंग से पतंग दबाएंगे, इस बार बिहार में अख्तर साहब को सीएम बनाएंगे। हमारे खानदान जेलों में गए हैं, याद रखो। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिनके वालिद मोहतरम के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया है, ये हक इंसान है, किसी का हक छीनना नहीं जानते। ये बेहतरीन लोग हैं। लोगों, इनकी पार्टी को मजबूत करो। इनकी पार्टी नहीं बल्कि तुम्हारी पार्टी है। चलो, ये तुम्हारी पार्टी है। लोगों, जागो जागो, होशियार हो जाओ और अपने आप को, ये अरबों खरबों का ये जो वोट है, जो बटन दबाते हो, ये कोई रुपया 2 रुपया का नहीं। हमारे ही वोट से ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं। बना दो मजलिस के लोगों को पीएम और सीएम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अरे जीतेगी इस बार भी सिर्फ पतंग पतंग पतंग, हम वोट डालते शान से।